हमारा जो आज का सब्जेक्ट है ये सारे का सारा फार्मूला से रिलेटेड है। और हम ये सीखेंगे कि हम फार्मूला कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें फार्मूलाज का पता होना चाहिए कि फार्मूलाज क्या है। कम से कम 100 फार्मूलाज जो हैं उनके हमें नाम पता होना चाहिए। 100 ऐसे फार्मूलाज जिनके हमें नाम पता होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं, इनको आपने देख लेना। अब होता क्या है कि जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको हल कैसे करें। असल मसला ये होता है कि उस वक्त हमें कौन से वाला फार्मूला याद आ रहा होता है। जैसे कल मुझे किसी ने क्वेश्चन एक भेजा था कि मेरे पास यहाँ पे कोई डाटा है, जैसे हार्ड डिस्क है, ठीक है, इस तरीके से केबल्स हैं, इस तरीके से कुछ चार्जर वगैरह है, और इस तरीके से कुछ यूएसबी है, माउस है, और कीबोर्ड वगैरह। ये कोई शॉप थी उसकी, और ये बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा था। मतलब यूएसबी, चार्जर, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, ये उसको बार बार रिपीट कर रहा था। आगे उसका रेट लिखा हुआ था मैनुअली। अब एक क्वेश्चन ये है कि हम अगर यहाँ पे हार्ड डिस्क लिखें तो हमारे पास उसका रेट ऑटोमेटिकली आ जाए, केबल लिखें तो उसका रेट ऑटोमेटिकली आ जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। अब उस लिस्ट को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। या तो यह है कि आप किसी भी शीट पे, फॉर एग्जांपल ये वाली शीट है, इसी शीट पे जाके आप एक लिस्ट क्रिएट कर लें। जैसे मेरे पास यहाँ पे इसका जो रेट है वो 2500 है, इसका रेट 400 है, और इसका रेट जो है वो 1000 है। इस तरीके से 750 है, और फिर 350 है, और कीबोर्ड जो है वो 600 है। अब इसके मुताबिक जो डाटा आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कीबोर्ड लिखें, आप यहाँ पे हार्ड डिस्क लिखें तो उसका रेट यहाँ पे आ जाए। तो दो तरीके यूज होते हैं। एक तो आप इफ कंटिन्यूस को यूज करें, इसको नेस्टेड इफ भी कहा जाता है। अब इसको नेस्टेड इफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इफ को बार बार यूज करना पड़ता है, एक नेक्स्ट नेस्ट बनता है, जिसकी वजह से इसको इफ नेस्टेड इफ कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें चूंकि इफ बार बार यूज होता है तो इसलिए इसको इफ कंटिन्यूस भी कहा जाता है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको वी लुकअप से कर लें। तो हमें फिर इन दो चीजों का पता होना चाहिए। वी लुकअप का पता होना चाहिए, इफ का पता होना चाहिए। अब इफ क्या करता है? किसी भी सेल रेफरेंस में अगर आपके पास कोई डाटा लिखा हुआ है और आप ये जानना चाहते हैं कि आया वहां पे ऐसा है कि नहीं है, वहां पे ऐसा है कि नहीं है, उसके लिए हमें इफ को यूज करना पड़ता है। चूंकि इफ जो है ये हमें दो वैल्यूज देता है, एक ट्रू की और दूसरा जो है वो फॉल्स की। एक ट्रू की और दूसरा फॉल्स की। कब देता है? जैसे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमरान। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे इमरान लिखा हुआ है, इमरान लिखा हुआ है, तो मेरे पास इफ की ऑप्शन मौजूद है कि मैं यहाँ पे इफ से पूछूं कि इफ दिस इज, इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद वहां पे टेक्स्ट है और इमरान है, तो टेक्स्ट को हमेशा डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। तो मैं कहूँ जी कि अगर यहाँ पे इमरान लिखा हुआ है, इफ दिस सेल इक्वल, दिस सेल वैल्यू इज इक्वल टू इमरान, तो क्या होना चाहिए? मेरे पास यहाँ पे यस का रिप्लाई आना चाहिए, वैल्यू अगर ट्रू है। और अगर ऐसा नहीं है, वैल्यू इफ फॉल्स है, फिर मेरे पास नो का रिप्लाई आना चाहिए। अब देखें, इस सेल रेफरेंस में चूंकि इमरान लिखा हुआ है तो इसने क्या कहा? बिल्कुल लिखा हुआ है।
और अगर मैं यहाँ पे इकराम लिख दूंगा तो ये नो कर देगा, चूंकि यहाँ पे इकराम, हमने कहा था कि यहाँ पे इमरान होना चाहिए, यहाँ पे इकराम लिखा गया। ठीक है, तो ये तो इफ की बात है। जब हम इफ को कंटिन्यूसली यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये लाहौर है, और यहाँ पे ये कराची है, और यहाँ पे जो है ये पेशावर है। ठीक है, और अब आपको कहा जाता है कि आपके पास लाहौर का जो टैक्स है, लाहौर का जो टैक्स की आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जीएसटी है या कोई भी टैक्स है, आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, और आपसे कहा जाता है कि लाहौर का टैक्स 16% है, कराची का टैक्स आपके पास 15% है, और पेशावर का टैक्स आपके पास 14%। अब जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो लाजमी बात है, एक दफा तो ये काम नहीं करेगा। एक दफा अगर आप इसको कह दें कि इफ दिस इज इक्वल टू लाहौर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 16%। ये तो हो गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं। आपने इसको ये कर दिया, नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग करेंगे तो बाकी तो ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, क्योंकि यहाँ पे तो लाहौर नहीं है, यहाँ पे तो कराची लिखा हुआ है, यहाँ पेशावर लिखा हुआ है। और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये एक ही फार्मूला में सारा कुछ हो जाए। आपको उसके बाद फिर इफ को लगाना पड़ता है। एक दफा तो बात हो गई लाहौर, लेकिन अगर यहाँ पे लाहौर ना हो, दिस इज इक्वल टू कराची, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए जी 15%। अब भी अगर हम इंटर को प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पे जाके जहाँ कराची है उसको क्या करेगा, 15%। क्लास स्टार्ट है जी, और यहाँ पे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप इसको देखें, यही हमारे पास आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पिशावर आया तो पिशावर के आगे तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, उसको उसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो ये जो दो वैल्यूज थी यहाँ पे, ये ये वैल्यू ट्रू की सूरत में थी कि अगर कराची हो और लाहौर हो तो कराची के लिए 15%, लाहौर के लिए 16%। लेकिन अगर ऐसा ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो, जो लास्ट वाली ऑप्शन होती है जो कि फॉल्स है, तो फिर यहाँ पे हमने कहा था कि इसको 14% होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, कामा के बाद 14% लिखेंगे जब हमने अपने फंक्शन को क्लोज करना है। तो दो दफा यहाँ पे इफ यूज हुआ है, अब पेरेंथेसिस जितनी दफा ओपन हुआ है उतनी दफा हम यहाँ पे उसको क्लोज करेंगे। दो दफा हुआ है तो दो दफा करेंगे, तीन दफा हुआ है तो तीन दफा इसको हम क्लोज करेंगे। अब देखें, इसने लाहौर के आगे 16% लगा दिया, कराची के आगे ये, और पेशावर के आगे। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे भी ऐसे ही है। यहाँ पे आपको पता है कि इफ दिस सेल वैल्यू इज इक्वल टू हार्ट डीएस के, स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए, तो क्या होना चाहिए जी, 2400। अब आप दोबारा इफ लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, केबल्स, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 400। आप दोबारा लिखेंगे इफ, और इसी सेल को आप क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू चार्जर, तो फिर क्या होना चाहिए, 1000। दोबारा इफ, और दिस इज इक्वल टू यूएसबी, फिर क्या होना चाहिए जी, यहाँ पे 750। इफ, ये वाला सेल रेफरेंस दोबारा से लिख रहे हैं, इज इक्वल टू इसके माउस के, क्या होना चाहिए, 350। तो यहाँ तक तो आपका सारा जितने भी ट्रू की वैल्यूज थी वो सारी की सारी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। इसके अलावा एक रह जाएगा, कीबोर्ड। अब आप यहाँ पे सिर्फ इतना लिखेंगे कि अगर ना वो हार्ड डिस्क है, ना वो केबल है, ना वो चार्जर है, ना यूएसबी है, ना माउस है, तो इसके अलावा क्या है, हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, और वो क्या है, कीबोर्ड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर इनमें से कोई ना हो तो फिर हम यहाँ पे क्या करें,
600 होना चाहिए। अब ये जो parenthesis हम क्लोज करते हैं, इसको हमने उतनी दफा क्लोज करना है इतनी दफा ये ओपन हुए हैं। अब इंटर को प्रेस करेंगे, अगर कोई गलती रह जाती है तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपको हल करके दे देगा। अब नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग कर देंगे जस्ट, तो आप देखेंगे हर एक के सामने उसका रेट यहाँ पे लगता चला जाए। अगर आप चेंज कर देंगे यहाँ पे, मिसाल के तो मैं हार्ड डिस्क करूंगा तो हार्ड डिस्क का ही रेट यहाँ पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे चार्जर करूंगा तो चार्जर का ही रेट यहाँ पे आएगा। तो किसकी मदद से हमने किया? इफ कंटिन्यूस, इसको क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ, या इफ कंटिन्यूस। जब इफ को बार बार इस्तेमाल किया जाए तो उस वक्त आपके पास ये सिचुएशन पैदा होती है। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि आप इसको वी लुकअप के जरिए कर सकते हैं। वी लुकअप के लिए आपने बाकायदा एक लिस्ट बनाई हुई है। आपका पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। पहले कॉलम में आपके पास आइटम्स के नेम है, दूसरे कॉलम में आपके पास क्या है? उसके रेट्स हैं। तो चूंकि वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो कि वर्टिकली डाटा को लुकअप करता है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट साइड, और इसको एक लुकअप वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास ये है। इसको सर्च कहाँ पे करना है? यहाँ पे। इसके अगेंस्ट डेटा कहाँ से चाहिए? सेकंड नंबर कॉलम से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे और कामा लगा देंगे। कामा लगाने के बाद आपको ट्रू फॉल्स की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ अलबत्ता इस रेंज को हम एब्सोल्यूट जरूर करेंगे। F4 को प्रेस करके इंटर को प्रेस करेंगे तो देखें, जो काम आपके लिए इफ कर रहा था वही काम अब आपके लिए वी लुकअप कर रहा है। लेकिन ये डिपेंडेंट है। अगर यहाँ से आप फॉर एग्जांपल ये डाटा यहाँ से डिलीट हो जाता है तो यहाँ से भी गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसने क्या किया? यहाँ पे इसने, क्योंकि आपने सारा कुछ इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, तो वो डिलीट तभी होगा जब आप ये फंक्शन डिलीट करेंगे। तो हमारे पास अगर वो क्वेश्चन आ जाता है, उसको हल करने के लिए हमें फिर उसका पता होना चाहिए कि कैसे हल। अब देखें एक और क्वेश्चन यहाँ पैदा हो गया, और वो क्या है कि ये हार्ड डिस्क केबल चार्जर वगैरह बार बार लिखा जा रहा है। अब आपसे कोई ये कहे कि जी हमें तो एक काम करना है, वो काम ये है कि हम यहाँ पे किसी भी साइड पे या ऊपर हम यहाँ पे काम चाहते हैं कि यहाँ से हम जो भी आइटम सेलेक्ट करें उस आइटम की टोटल सेल यहाँ पे आनी चाहिए इस जगह पे। टोटल सेल का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि यूएसबी, तो यूएसबी टोटल कितनी यहाँ पे सेल हुई है। असल में वो ये कहना चाह रहा है कि यूएसबी यहाँ पे सर्च की जाए और उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं उनको सम किया जाए। तो अब क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। लेकिन सम के साथ क्या हुआ? एक कंडीशन आ गई, और वो कौन सी है कि अगर यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ हो उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज है उनको सम करना है। तो जब कंडीशन आ गई तो सम इफ लगाएंगे, और फिर रेंज के अंदर हम ये कंप्लीट रेंज को सेलेक्ट करेंगे। इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद जो क्राइटेरिया मांगता है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सम रेंज वो होती है जहां से आपने डाटा को सम करना होता है। देखिए आपके बिल्कुल सामने है। अब आप पैरेंथेसिस को क्लोज करके और इंटर को प्रेस करके देखें तो ये कहता है कि यूएसबी टोटल सेल यूएसबी के जो है वो कितनी है? वो है जी 1500। अब अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे माउस लिखता हूँ, आप देखेंगे माउस की कितनी है? 350। अगर मैं इस जगह पे जाके एक माउस की एंट्री और कर दूँ, आप देखेंगे ऊपर उसने क्या किया, माउस का रेट भी यहाँ से चेंज हो गया और ऊपर टोटल में भी इजाफा हो गया। पहले 350 था और अब कितना हो गया? 700। तो ये आप मैनुअली भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसको आप अगर चाहें तो एक डाटा वैलिडेशन के जरिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डाटा वैलिडेशन के लिए Alt+A अलाउ में जाके लिस्ट, और वो लिस्ट आपके पास किधर है? यहाँ तक है। यहाँ तक इंटर को प्रेस कर दें, यहाँ से आप सिलेक्शन करें, और सिलेक्शन करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे उसका रेट आता रहे। डेटाबेस आपका रेडी है। आपने यहाँ पे एंट्रीज करनी है। यहाँ से जाके आपने चेक करना है कि कितनी सेल हो चुकी है किसी आइटम की,
वो आपने सम इफ के जरिए यहाँ पे कर लिया। अब बास टाइम ऐसा होता है कि हम सम इफ में से सम इफ को माइनस भी करते हैं, और सम इफ में सम इफ को हम प्लस भी करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसी डेटा को थोड़ा सा उठा के दूसरी शीट पे ले जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले आया। अब मेरे पास दो आइटम्स आ जाती हैं, मैं चाहता हूँ कि दो आइटम्स हों, उनको आपस में सम किया जाए। तो फिर क्या करना पड़ेगा, सम इफ तो आप अप्लाई करेंगे ही करेंगे, रेंज आपके पास यही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मतलब मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना पड़ेगा। मैंने डबल कोटेशन मार्क के अंदर यूएसबी लिखा फॉर एग्जांपल, और यहां से गया और इसको एस सम रेंज सेलेक्ट किया। तो एक इसने क्या किया कि यूएसबी की सेल आपको दे दी। अब आप चाहते हैं कि एक आइटम और होनी चाहिए, तो फार्मूला, बड़ा फार्मूला लगाने का आसान तरीका यह है कि आप उसको उसको पहले छोटे फार्मूला के अंदर कन्वर्ट करें। पहले छोटा फार्मूला अप्लाई करें जैसे हमने यहाँ पे किया। अब हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर दोबारा इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, वहां से कॉपी किया, और सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, यूएसबी की जगह पे यहाँ पे माउस लिख देंगे। तो क्या होगा, यूएसबी प्लस माउस, यूएसबी की टोटल अमाउंट और माउस की टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पे प्लस होके आ गई। अब अगर आप चाहते हैं कि हम इसको यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये यूएसबी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एक सेल का रेफरेंस दे देंगे, मिसाल के तौर पर ये वाला, और मिसाल के तौर पर ये वाला। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें आप जो कुछ लिखेंगे, अभी तक लिखा नहीं है, मैं तो जैसे यहाँ पे कीबोर्ड लिखता हूँ, तो कीबोर्ड का टोटल तो आ गया, लेकिन अब दूसरे सेल में कुछ नहीं लिखा हुआ। जैसे मैं यहाँ माउस लिख देता हूँ, अब देखें यहाँ पे क्या होगा, कीबोर्ड और माउस दोनों की टोटल सेल आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। और फार्मूला क्या है, ये सम इफ। और इसको हमने कितनी दफा यूज किया है, यहाँ पे दो दफा। एक दफा वहां पे लगाया, फिर कॉपी किया, तो दरम्यान में प्लस का साइन लगाया, और फिर उसको पेस्ट करके तो आइटम को चेंज कर दिया। सेम इसी तरीके से अगर हमें इसी सम इफ को यूज करना हो, मिसाल के तौर पर इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, तो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, इन्वेंट्रीज के अंदर पास टाइम हमारे पास तीन शीट्स हो सकती हैं, चार शीट्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास शीट है, इसका नाम आपने रखा हुआ है जी, क्या, जो आप मैनेज करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टॉक। स्टॉक आप मैनेज कर रहे हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे स्टॉक इन हो रहा है, ठीक है। इस शीट में आपके पास क्या हो रहा है, स्टॉक आउट हो रहा है। और इस शीट में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास बैलेंस आ रहा है। तो स्टॉक इन, स्टॉक आउट और बैलेंस, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक काम हम एक शीट पे करें तो तीनों शीट्स के ऊपर नजर आए, तो हम इन तीनों शीट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, ये शीट एक्टिव है, जो एक्टिव है इसको सेलेक्ट किया हुआ है, बैलेंस पे जाऊंगा, शिफ्ट के बटन को प्रेस करूंगा और जस्ट क्लिक कर दूंगा, तो ये तीनों शीट सेलेक्ट हो चुकी है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट, यहाँ पे लिखता हूँ आइटम नेम, यहाँ पे लिखता हूँ क्वांटिटी, और भी जो डेटा आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और कुछ मैं इसको यहाँ पे सेंटर में कर लेता हूँ, होम के टैब में जाके अलाइनमेंट में जाके मैं इसको यहाँ पे सेंटर में कर लेता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे बॉर्डर भी असाइन कर देता हूँ। तो ये जितना काम हुआ है ये तीनों शीट्स पे हो चुका है। अब देखिए हम तीनों शीट्स को अलग अलग देखना चाहते हैं, राइट क्लिक करें किसी भी एक शीट पे, अनग्रुप करें, तो ये काम इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, स्टॉक इन, स्टॉक आउट और बैलेंस। अब लाजमी बात है आपके पास पहले स्टॉक आएगा तो स्टॉक आउट होगा ना। आपने यहाँ पे ये कम मार्च की एक एंट्री कर दी, ये कम मार्च को आपने एक स्टॉक मंगवाया, उसका नाम था पैनाडोल।
पेनाडोल आपने मंगवाया 600 क्वांटिटी में, तो बैलेंस में आपके पास पेनाडोल यहाँ पे आने चाहिए। आपने चूंकि 600 मंगवाए हुए हैं। एक तो बात यह है कि जो कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे इसको बार बार लिखेंगे, मतलब कल को हम दोबारा फिर पेनाडोल मंगवाते हैं, हम इसको दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने मंगवाई है। पेनाडोल लिखते हैं 700, तो ये हम दोबारा, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जितनी दफा मर्जी लिखें लेकिन बैलेंस वाली जगह पे जाके ही एक दफा आता रहे। उसके लिए तो हम यूनिक का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। यूनिक का फंक्शन लाजमी बात है आपको नए वर्जन में मिलेगा, पुराने में तो नहीं मिलेगा। यूनिक, ये मैंने पूरी एक सिलेक्शन कर दी, इंटर को प्रेस कर दिया, देखिए ये पेनाडोल को एक दफा लिख रहा है। अब यहाँ पे हमें वो फार्मूला अप्लाई करना है जो कि स्टॉक आउट और स्टॉक इन के ऊपर अप्लाई हो और दोनों को मेंटेन करके यहाँ बैलेंस देता रहे। तो उसका नाम भी क्या है, सम इफ। क्योंकि इसको रेंज चाहिए, तो रेंज आपके पास स्टॉक इन में अगर मैं कहूँ कि जी ये मेरी रेंज है, कंप्लीट कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे कामा लगाऊं और बैलेंस शीट पे वापस आ जाऊं, तो मेरे पास जो क्राइटेरिया है वो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर कामा लगाऊं और सम रेंज, तो वो मेरे पास कहाँ पे है, स्टॉक इन में मुझे जाना पड़ेगा। अब मैं पैरेंथेसिस को क्लोज करूंगा तो आप देखेंगे पैनाडोल के अगेंस्ट कितना आ गया, 1300। तो हो क्या रहा है, आपका ये फंक्शन एक दफा उधर जाके देख रहा है, ठीक है, कि पेनाडोल कहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसके साथ वाले कॉलम में जाके देख रहा है कि कितनी दफा लिखा हुआ है और उसको सम करके यहाँ पे दे रहा है। इसी फंक्शन को मैं जरा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। अब आप क्या करेंगे, स्टॉक आउट में फॉर एग्जांपल कोई भी डेट आप ले लें और आप यहाँ पे पेनाडोल जो है वो स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। पेनाडोल आपने 700 आउट कर दिए, लेकिन बैलेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो गया। पैनाडोल आपने यहाँ पे आउट कर दिए, यहाँ पे कितने थे, अच्छा हाँ सॉरी, अभी तो हमने फार्मूला पूरा किया नहीं ना। तो स्टॉक इन तो आपके पास आ रहा है लेकिन स्टॉक आउट तो नहीं आ रहा, वो आसान काम है क्या, ऑलरेडी आपने फार्मूला लगाया हुआ है, इसको यहाँ से करें कॉपी, यहाँ लगाए माइनस, इधर करें पेस्ट, और अब आपका स्टॉक आउट वाली जो शीट है उसका नाम है स्टॉक आउट। इस इन को आउट कर दें और यहाँ पे आ जाएं और इस इन को भी क्या कर दें, आउट कर। अब इंटर को प्रेस करके देखें, नीचे की तरफ ड्रैग, आपके पैनाडोल जो है वो अपडेट हो गया। अब फॉर एग्जांपल आप आते हैं और एक और जगह पे 13, मतलब आपने 3 सितंबर 3 मार्च को एक और आपके पास स्टॉक आ गया एंड दैट इज पॉन्ड स्टोन। अब आपने लिया कितना, 600। आप देखेंगे इन द बैलेंस शीट कि आपको यहाँ पॉन्ड स्टोन नजर आ रहा है और क्या बता रहा है, 600। लेकिन अगर आप एक और एंट्री करते हैं यहाँ पे और सेम स्पेलिंग के साथ, तो फिर अब आपने फॉर एग्जांपल वहां पे तो 600 मंगवाया था लेकिन आपने 400 सेल कर दिया, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस यहाँ पे क्या हो गया, 200। तो क्या किसने, सम इफ ने, हमने क्या किया, सम इफ को 2 दफा अप्लाई किया, 2 शीट्स के ऊपर, एक शीट स्टॉक इन के ऊपर और दूसरा स्टॉक आउट के ऊपर। तो बेसिकली सम इफ करता क्या है, सम इफ करता यह है कि आपके पास जितना डाटा होता है, आपने चूंकि उसको बार बार लिखा होता है, वो बार बार उसके सामने जितनी वैल्यूज होती हैं उनको सम करके आपको दिखाता है। ये सम इफ का काम है, ठीक है। ये फार्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, सम इफ से ही ये स्टार्ट होता है। सम तो बेसिकली बेसिक फार्मूला है, इसका कोई मसला नहीं है। अगर आप किसी वैल्यूज को सम करना चाहते हैं तो आप आसानी से सम कर सकते हैं। आगे तो मैं यहाँ पे सम लगाऊंगा तो इक्वल का साइन सम, फिर ये मुकम्मल रेंज, इंटर को प्रेस करेंगे तो देखें कितना हो गया, 800, ठीक है। तो इन फार्मूलाज के नाम आपको कम से कम आने चाहिए। फिर जब आपको नाम याद होता है तो फिर क्या होता है, आप बड़ी आसानी से उस फार्मूला को यूज करते हैं। देखिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं किसी बैंक में जाता हूँ और बैंक में मुझे, मेरे पास कुछ नंबर्स आ जाते हैं, कुछ बैंक अकाउंट्स नंबर्स हैं। अब ये कितने नंबर्स हैं, 13 प्लस, मतलब 14 अकाउंट्स, 14 डिजिट्स। इसको ठीक करने का तरीका तो ये है कि आप इसको
कंट्रोल 1 प्रेस करें, 0 लगाएं, इंटर को प्रेस करें और इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग कर दें। तो ये काफी सारे आपके पास अकाउंट्स तो हैं, लेकिन सारे के सारे अकाउंट 14 डिजिट के नहीं है। कोई उसमें 13 डिजिट का भी मौजूद है, कोई उसमें हो सकता है कि 12 डिजिट का भी मौजूद हो। अब आपके पास रिक्वायरमेंट ये आ जाती है कि जो आपके पास 14 डिजिट का अकाउंट है उसको आपको अलग सेल के अंदर लेना है। तो अलग सेल में कैसे लेना है, या ये यहाँ पे भी हो सकता है और ये किसी और शीट में भी हो सकता है, लाजमी तो नहीं कि आप इसके सामने ही फार्मूला लगाए ना। ये भी तो हो सकता है कि ये सारा डाटा जो है ये एक न्यू वर्कबुक में यहाँ पे मौजूद हो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब आपसे कहा जाता है जी कि यहाँ पे इस शीट में जो है वहां से अकाउंट नंबर लेके आने हैं 14 डिजिट के। अब हमें पता होना चाहिए कि किसी सेल रेफरेंस में जाके ऐसा कौन सा फंक्शन या फार्मूला है जो हमें ये बता सके कि यहाँ पे कितने डिजिट हैं, वो कौन सा है? LEN। तो जब हमें ये पता चल गया कि LEN एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको यहाँ से डाटा निकाल के दे सकता है दूसरी शीट से, तो दूसरी शीट से डाटा आ गया, क्या आ गया? 14 डिजिट का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना आया कि ये 14 डिजिट का है। अब अगर हम यहाँ पे, क्योंकि अगर बात ये हो रही कि अगर 14 डिजिट का है तो उसको यहाँ पे होना चाहिए, तो अगर की जब बात हो गई तो अगर के लिए तो क्या यूज करेंगे? इफ LEN इज इक्वल टू 14 लेंथ ऑफ नंबर की, अगर 14 है तो क्या करो, इसको यहाँ पे लिख दो, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दो। अब देखें पैरेंथेसिस क्लोज करके, तो ये अकाउंट यहाँ पे आपके पास आ चुका है। उसकी वजह यह है कि ये 14 डिजिट का अकाउंट है। नीचे की तरफ ड्रैग करें, नीचे की तरफ आपने इसको ड्रैग किया, ठीक है। अब वो सब के ऊपर एक अकाउंट को अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि कुछ गलती हुई हमसे। वो गलती क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो वो आपके H3 को क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है, डॉलर का साइन दोनों साइड्स पे लगा रहा है। तो जब दोनों साइड्स पे लगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो रो को देख ही नहीं रहा। तो हम अगर रो से पहले डॉलर का साइन हटा दें, यहाँ भी रो से पहले डॉलर का साइन हटा दें और इसको नीचे की तरफ ले आए, तो अब देखें क्या हुआ। जो अकाउंट्स हमारे पास यहाँ पे आए हैं ये सारे के सारे देट आर इक्वल टू द 14 डिजिट, 14 कैरेक्टर्स, 14 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और उसके अलावा जो यहाँ पे ब्लैंक सेल रह गया है तो इसका मतलब है कि वो अकाउंट 14 डिजिट का है ही नहीं, 14 डिजिट का अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो बड़ा फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको छोटे फार्मूलाज का पता होना चाहिए। छोटा फार्मूला कौन सा था इसमें? LEN का था, जिसको हमने यहाँ पे यूज किया। अब अगर मुझे इसको यहाँ पे यूज करना है तो फिर भी हम यहाँ पे यही करेंगे, मिसाल के तौर पर LEN दिस, पैरेंथेसिस क्लोज कर दें। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है तो इक्वल टू 14 कर दें, तो ट्रू फॉल्स की सूरत में आपके पास रिप्लाई आ गया। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट तो ये है कि इफ LEN ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू 14, तो वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? ये वाली। नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, ब्लैंक के लिए डबल कोटेशन मार्क को अप्लाई कर दें। तो इंटर को प्रेस करें, नीचे ले आए, तो अब आपके पास वही रिजल्ट आ गया। अब वो आप यहां से लें या वो रिजल्ट आप वहां से लें, अब ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। तो एक छोटे से फार्मूला से हमने शुरू किया था जिसका नाम क्या था? LEN। देखें, यहाँ पे एक और छोटा सा फंक्शन है जिसका नाम है मैक्स, और इसके नीचे अगर आप देखें तो मिन है और यहाँ पे लार्ज और स्मॉल है। तो होता है बास टाइम ऐसा कि आपके पास कुछ, मिसाल के तौर पर आपके पास एक सेल है, तो सेल अमाउंट को लेने के लिए तो अक्सर जो हम फार्मूला यूज करते हैं, जो फंक्शन यूज करते हैं, वो क्या है? रेंड बिटवीन है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरे पास जो सेल इंटर हो वो 5000 से लेकर और 9000 तक हो जाए, और कंट्रोल इंटर को प्रेस करें। तो ये जो नंबर आपके पास आए हैं बेसिकली दीज आर बिटवीन
5,000 एंड 9,000। अब ये सेल तो है, लेकिन किसकी सेल है? आप ये भी समझते हैं कि ये मंथ है, आप यहाँ पे मंथ लिख देते हैं, जनवरी है, फरवरी है, ठीक है। आप इसको नीचे की तरफ जो है वो ड्रैग कर लेंगे जहां तक भी आपने जाना है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट दिस टू द दिसंबर, तो दिसंबर तक हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपसे कोई ये कह दे कि आपके पास इसमें सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, इसमें आपके पास सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, तो क्यों आपके जहन में क्या क्वेश्चन पैदा होता है जी? आपके पास कौन सा रिप्लाई आता है? क्यों जी? टाइम आपके पास खत्म होने लगा है। अगर ये टाइम खत्म हो जाता है तो इसके बाद एक और सेशन होगा सेम आईडी पे, और उसमें 10 मिनट का वक्फा होगा, ठीक है। 10 मिनट के बाद दोबारा ये ज्वाइन करेगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपके पास क्या ऐसा है जिसमें आप देख सके? जी बताइए। मिक्स फार्मूले। मैक्स का फंक्शन आपके पास है ना, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। मैक्स मैक्सिमम से आया है, कहाँ से आया? मैक्सिमम से। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्स अप्लाई कर दूं, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करूं, तो देखें ये क्या बताता है। 8687 इज द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस रेंज। इस रेंज के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है, दैट इज 86 एंड 87। अगर सबसे छोटी वैल्यू आपसे कोई मांगना चाहता है तो लाजमी बात है, देन यू विल यूज द मिनिमम फंक्शन। सो मिनिमम फंक्शन विल यहाँ पे आपको ये बताएगा कि दिस इज द मिनिमम अमाउंट, द मिनिमम वैल्यू इन दिस रेंज। तो आपको, अब बात ये तो ये हो गई कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्स एक फार्मूले का नाम है जो ये काम कर सकता है, मिन एक फार्मूले का नाम है जो ये काम कर सकता है, ठीक है। तो पहला काम आपका क्या है? फार्मूले का नाम याद करना। जब नाम याद हो गया तो फिर नेक्स्ट आपके लिए आसानी ये हो जाती है। अब देखें, आपसे एक और क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि जी ये तो सबसे बड़ी अमाउंट है, इससे छोटी अमाउंट कौन सी है? फिर आपके पास मैक्स तो काम नहीं करेगा, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि हमें बता सकता है। अच्छा, अब टाइम खत्म हो जाएगा, लिहाजा हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। 10 मिनट के बाद आपने दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है। 10 मिनट के बाद आपने दोबारा ज्वाइन करना है। ओके सर।